हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है रोटेशनल मोशन की वीडियो नंबर 7 और एक तरह से ये वीडियो नंबर 6 का कंटिन्यूड पार्ट है। यानी वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 7 एक तरह से एक ही वीडियो है। और किस पे बनी है ये? टॉपलिंग पे। वीडियो नंबर 6 में, पिछली वीडियो में मैंने टॉपलिंग स्टार्ट किया था और टॉपलिंग को स्टार्ट से बेसिक से डिटेल में आपको समझाया था। उसमें मैंने 9 केसेस आप लोगों को बताए थे और कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में भी टॉपलिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपने देखा होगा बाइक के स्टंट्स वगैरह में कभी पिछला पहिया ऐसे ऊपर उड़ जाता है, कभी अगला पहिया ऐसे ऊपर उड़ जाता है, इसको व्हीली कहते हैं। इसमें क्या फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, कैसे टॉपलिंग होती है, क्या कंडीशन होती है, उसको भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। और आई होप कि आपने वीडियो नंबर 6 देखा है। इस लेक्चर को समझने के लिए, यहाँ जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनको समझने के लिए वीडियो नंबर 6 देखा हुआ होना चाहिए। तो वीडियो नंबर 6 जाओ, पहले देख लो और देख के उसके बाद यहां आना। और अगर आपने देखा है तो आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, और पेन कॉपी निकाल लेना, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, खोपड़ी फोड़ देंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। यह है एक क्यूब। क्यूब है, कोर लेंथ है a। इसमें इसका मास भी गिवन है m। लो mg भी लगा देते हैं। कह रहा है बॉटम से 3a/4 की हाइट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है F। बॉटम से 3a/4 की हाइट पर एक फोर्स लगाया जाता है हॉरिजॉन्टल F। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां रफनेस सफिशिएंट है, यानी फोर्स लगाने पे इसमें स्लाइडिंग नहीं होगी। हमें इसमें सिर्फ इसके टॉपलिंग की कंडीशन को देखना है। और क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि ए पॉइंट के अबाउट इस क्यूब को टॉपल करवाने के लिए फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए mg/3, ऑप्शन बी 2mg/3, ऑप्शन सी mg/4, ऑप्शन डी 3mg/4। सॉल्व किया जाए। अगर यहां हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो mg नीचे, फोर्स ये लगी रहा है, यहां पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा क्योंकि बॉडी अभी स्लिप नहीं कर रही है। उसके बाद जब ये टॉपलिंग की कंडीशन में आएगा, जस्ट अबाउट टू टॉपल होगा ए पॉइंट के अबाउट, तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते होते कहां पहुंच चुका होगा? ए पॉइंट पे। ये सारा कुछ हम लोगों ने पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में जिसमें मैंने शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल समझाया था, वहां हम लोगों ने डिटेल में ये सारी चीजें समझी हैं, कैसे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है। और जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन एकदम कॉर्नर पे पहुंच जाता है। अब अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0, एफएस का टॉर्क क्या होगा? ये भी 0। इस पॉइंट के अबाउट एफ का टॉर्क आएगा। एफ का टॉर्क कैसा होगा? क्लॉकवाइज। और mg का टॉर्क कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप चाहते हो कि इस फोर्स को लगाने से ये क्यूब ए पॉइंट के अबाउट ऐसे टॉपल करे, तो इसका जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो इस mg के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। तो टॉपलिंग की कंडीशन क्या हुई? F का जो टॉर्क है वो कितना होगा? F इंटू 3a/4, फोर्स इंटू फोर्स की एक्शन लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 3a/4। ये जो टॉर्क है ये ग्रेटर देन होना चाहिए mg के टॉर्क से। mg का टॉर्क होगा mg इंटू mg की एक्शन लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेस का आधा होगा यानी कि a/2। इसमें a से a कैंसिल, 2 से ये भी 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। F ग्रेटर देन हमें मिलेगा 2mg/3। यानी टॉपल करवाने के लिए फोर्स की जो वैल्यू है वो 2mg/3 से ज्यादा होनी चाहिए। अब ज्यादा होने में तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर F मिनिमम की बात करी जाए तो F मिनिमम के लिए इस वैल्यू को सर्टेन करने के लिए यहां पे एक इक्वलिटी का साइन भी लगा दिया जाता है, 2mg/3। अब हम कहेंगे कि मिनिमम फोर्स की वो वैल्यू जिससे ये जो क्यूब है वो ए पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाए वो होना चाहिए 2mg/3। यानी इससे छोटी वैल्यू अगर होगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी ए पॉइंट के अबाउट टॉपल नहीं करेगा। तो आपका जो फोर्स है वो 2mg/3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। कभी कभी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू में भी ऑप्शंस बनाए जाते हैं। तो सही आंसर होगा 2mg/3। तो एफ मिनिमम आएगा 2mg/3 यानी ऑप्शन बी।
पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। इस पे हमने रखा एक ब्लॉक, इसका बेस लेंथ है a और इसकी हाइट है h। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है म्यू। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए, इस थीटा को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? ऑप्शन ए इज कि ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, यानी ये फिसलने से पहले ही टॉपल कर जाएगा। ऐसा शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आई होप इसको आप समझ लेंगे, और नहीं तो अपने फुल फॉर्म में लिख लेना। इसका क्या मतलब हुआ? टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। तो टॉपल बिफोर स्लाइडिंग में कह रहा है म्यू इज ग्रेटर देन ए बाई एच। ऑप्शन बी कह रहा है टॉपल बिफोर स्लाइड इफ म्यू इज लेस देन ए बाई एच। ऑप्शन सी स्लाइड बिफोर टॉपल इफ म्यू इज ग्रेटर देन ए बाई एच। और ऑप्शन डी स्लाइड बिफोर टॉपल इफ म्यू इज लेस देन ए बाई एच। चारों में से ऑप्शंस में से आपको चेक करके बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। हो सकता है एक ऑप्शन सही हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो ये स्लाइड कब करेगा? टॉपल करने से पहले। और टॉपल कब करेगा? स्लाइड करने से पहले। उसकी क्या कंडीशन होगी? मतलब बेसिकली हम लोगों को रफनेस की कंडीशन चेक करनी है कि रफनेस कितनी होनी चाहिए ये टॉपल पहले कर जाए, और रफनेस कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये स्लाइड पहले कर जाए। क्वेश्चन क्लियर हो गया? लिख लेना इसी तरह से क्वेश्चन। टीबीएस का मतलब टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग और एसबीटी का मतलब स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग। तो देखो, जब भी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg sin थीटा, और ऊपर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। बट हमने पढ़ा था कि यहां अब पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की जो एक्शन लाइन है वो शिफ्ट होगी। अब नॉर्मल रिएक्शन यहां से कहीं से एक्ट करेगा। बट अगर mg sin थीटा इज इक्वल्स टू fs है और आप धीरे धीरे इसका इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हो, तो थीटा के बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ने से mg साइन थीटा, यानी वो फोर्स जो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है वो भी बढ़ेगा। तो पीछे fs भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका इंक्लिनेशन अगर आप ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाओ तो mg साइन थीटा बढ़ता चला जाएगा, पीछे करस्पॉन्डिंग fs बढ़ता चला जाएगा, और fs बढ़ते बढ़ते जब fs मैक्स तक पहुंचेगा वही वो पर्टिकुलर एंगल होगा जिस पर्टिकुलर एंगल से थोड़ा सा भी एंगल और ज्यादा होगा तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे स्लाइड कर जाएगा। उस पर्टिकुलर एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, वो हम लोगों ने फ्रिक्शन में पढ़ा था। याद आ रहा है कुछ? एंगल ऑफ रिपोज। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये fs न लग के यहां लग रहा होगा fs मैक्स। इस थीटा को अगर थीटा एस कहा जाए, वैसे एंगल ऑफ रिपोज को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट अगर थीटा एस लिखा जाए तो इक्विलिब्रियम के लिए mg sin थीटा एस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा fs मैक्स, और fs मैक्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू n, और n की वैल्यू होगी अगर इस इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्सेस बैलेंस करो तो n मिलेगा हमें mg cos थीटा एस। mg से mg कैंसिल, cos थीटा इधर आएगा, sin बाई cos यानी tan थीटा एस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा म्यू। ये होता है स्लाइडिंग का कंडीशन, या ऐसा भी बोल सकते हैं सीधे सीधे कि जब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है तब ऑब्जेक्ट उस पर स्लाइड करने ही वाला होता है, और जैसे ही एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा एस इज इक्वल्स टू म्यू। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको दोबारा मैंने रिवाइज करवाया ताकि याद आ जाए कि एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट क्या होता था।
फिर मैंने कल की वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में ये समझाया था आपको कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रिजिड बॉडी टॉपल करने वाला हो तो उसकी कंडीशन कैसे सॉल्व करनी चाहिए। बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं एंगल थीटा इज इक्वल्स टू थीटा टी पे टॉपलिंग होने वाली है। थीटा इज इक्वल्स टू थीटा टी पे टॉपलिंग होने वाली है। तो जैसे ही बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में आएगी, इसका जो mg का एक्शन लाइन है, किसका एक्शन लाइन, mg का एक्शन लाइन, वो इस कॉर्नर वाले पॉइंट से पास होगा। यही वो कंडीशन होती है जब बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपल होती है। तो जस्ट अबाउट टू टॉपल की कंडीशन में क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा टी है तो ये एंगल भी थीटा टी होगा। बेस ए है तो ये इतना आएगा a/2 और ये इतना आएगा h/2। इसमें अगर हमें थीटा कैलकुलेट करना है, कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन कहाँ किधर लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होकर कहाँ गया उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस ट्राइंगल में सिर्फ tan थीटा लेके एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। tan थीटा टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, a/2 डिवाइडेड बाई h/2। 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा टी इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा a/h। ये कंडीशन है टॉपलिंग की, यानी एंगल जैसे ही इससे ज्यादा होगा बॉडी टॉपल कर जाएगी। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था tan थीटा s इज इक्वल्स टू म्यू। ये कंडीशन होती है स्लाइडिंग की। अब इसमें देखो चारों कंडीशंस पे ध्यान देते हैं। इसमें दोनों चीजें पूछी गई हैं। टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग की भी कंडीशन है इसमें, और ऑप्शन में स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग की भी कंडीशन है। तो अगर हम बात करें स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग की, सोचो जरा, अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम बढ़ा रहे हैं, ये वाली वैल्यू अगर पहले आ गई, ये वाला एंगल कौन सा एंगल होता है, जब बॉडी स्लाइड करने वाली होती है। ये वाला एंगल कौन सा एंगल होता है, जब बॉडी टॉपल करने वाली होती है। सपोज ये आया 30 डिग्री और ये आया 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर आप बढ़ा रहे हो तो 30 डिग्री तक आप पहले पहुंचोगे, और 30 डिग्री से जैसे ही एंगल ज्यादा होगा क्या होगा, बॉडी स्लाइड करने लग जाएगी। यानी इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी होगी वो वाली घटना पहले घटेगी। यानी अगर थीटा एस थीटा टी से छोटा होगा तो स्लाइडिंग पहले होगी, टॉपलिंग बाद में होगा। और अगर ये वाला एंगल इससे छोटा हुआ तो टॉपलिंग पहले हो जाएगा, स्लाइडिंग बाद में होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। अगर इन दोनों कंडीशंस में से ये वाला एंगल सपोज छोटा है, यानी स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग की बात करें, इफ थीटा एस इज लेस देन थीटा टी, ये वाला एंगल इससे छोटा है, तो ग्रेजुअली जब आप इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाओगे तो पहले यहीं पहुंचोगे, और यहीं पहले पहुंचोगे तो पहले स्लाइडिंग हो जाएगी, टॉपलिंग नहीं होगा। तो वही कंडीशन हम यहां लगा रहे हैं स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग के लिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, थीटा एस मस्ट बी लेस देन थीटा टी। अगर ये एंगल इससे छोटा है तो tan थीटा एस भी tan थीटा टी से छोटा होगा। tan थीटा एस की वैल्यू क्या है, म्यू, लेस देन tan थीटा टी की वैल्यू क्या है, a/h। यानी अगर म्यू की वैल्यू a/h से कम हुई, मतलब रफनेस इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम हुई, तो क्या होगा, बॉडी स्लाइड पहले कर जाएगा, टॉपलिंग नहीं होगी। पूरा का पूरा ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर जाएगा। तो ऐसा कोई कंडीशन गिवन है। स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग का मतलब हुआ SBT और म्यू लेस देन a/h, ये है ऑप्शन डी। बट हमें इन दोनों ऊपर वाले कंडीशंस को भी चेक करना चाहिए। ऊपर वाली दोनों कंडीशन को कैसे चेक करेंगे, ऊपर वाले कंडीशंस में क्या कह रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। तो टॉपलिंग पहले हो जाए उसके लिए क्या होना चाहिए, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते जा रहे हो। अगर थीटा टी की वैल्यू छोटी हो थीटा एस से, यानी सपोज टॉपलिंग के लिए जो एंगल आपने कैलकुलेट किया है वो 30 डिग्री आ रहा है, और स्लाइडिंग के लिए जो एंगल आपने कैलकुलेट किया है वो 60 डिग्री आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते जाओगे तो 30 डिग्री तक पहले पहुंचोगे, तो टॉपलिंग पहले हो जाएगी, स्लाइडिंग बाद में होगी। तो अगर थीटा टी थीटा एस से छोटा है तो tan थीटा टी भी tan थीटा एस से छोटा होगा। tan थीटा टी की वैल्यू कितनी थी, tan थीटा टी की वैल्यू थी a/h इज लेस देन tan थीटा एस की वैल्यू थी म्यू, यानी म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन a/h। म्यू शुड बी ग्रेटर देन a/h होना चाहिए। अगर रफनेस इससे ज्यादा होगी तो टॉपलिंग पहले होगी और स्लाइडिंग बाद में होगा। ये देखिए, ये है ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए में यही चीज गिवन है कि टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग होनी चाहिए, या होगी कब, जब म्यू की वैल्यू a/s से ज्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन ए भी सही था और ऑप्शन डी भी सही था, दो ऑप्शन सही थे। तो 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब थोड़ी कंडीशंस को चेंज करते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे अब कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा और क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड और जस्ट अबाउट टू टॉपल, दोनों कंडीशन में है। पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 6 में मैंने बताया था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड भी हो और जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में भी हो। तो अगला क्वेश्चन वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। क्वेश्चन में यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 1/√3। यहां पे रखा है एक कोन, राइट सर्कुलर कोन। इसका सेमी वर्टेक्स एंगल है अल्फा, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड और जस्ट अबाउट टू टॉपल दोनों ही कंडीशन में है, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड सेमी वर्टेक्स एंगल दैट इज अल्फा। इसमें अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यहां से अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो अगर ये जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में होगा तो जो mg की एक्शन लाइन है वो कहां से पास होगी? इस कॉर्नर वाले पॉइंट से पास होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ये स्लाइड करने वाली कंडीशन में भी है तो पहली बात तो ये जो एंगल है इसका tan थीटा आएगा म्यू के इक्वल, यानी ये एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होगा। और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर ये जो कोन है वो इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करने ही वाला है तो पक्का है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिपोज के। तो फॉर्मूले के हिसाब से tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? रफनेस म्यू के इक्वल आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर अगर ये जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में भी है तो यहां से mg की जो एक्शन लाइन है वो कहां से पास होगी? कॉर्नर से। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये मान लेते हैं r, और ये पूरी हाइट अगर इसकी h हो तो ये होता है हमारा h/4। h/4 पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है, वहीं से इसका mg एक्ट करता है। तो यहां बताओ, अच्छा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर आप tan थीटा लोगे तो क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें r/h/4, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 4r/h। क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में निकालना है अल्फा। अगर इस ऊपर वाले बड़े ट्राइंगल में आप देखो और tan अल्फा लो तो tan अल्फा में मिलेगा r/h। तो बेसिकली जो r/h है वो है tan अल्फा, और tan अल्फा से ही हम अल्फा को फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तो हमें मिल ही रहा है r/h, इसी को tan अल्फा बना लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 4 tan अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन है। और सिंस दोनों ही कंडीशन में ये रिजिड बॉडी है इस इंक्लाइंड सरफेस पे, इसलिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। इक्वेशन नंबर 1 भी वैलिड होगा, इक्वेशन नंबर 2 भी वैलिड होगा। तो पहले और दूसरे इक्वेशन से दोनों का अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, यानी हमें मिलेगा 4 tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू। tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू/4। म्यू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 1/√3, तो ये आया 1/4√3। हेंस यहां से अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी tan इनवर्स 1/4√3। ये होगा हमारा आंसर। कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब की बार इस इंक्लाइंड प्लेन पे कोन की जगह रख देते हैं सिलेंडर को। क्वेश्चन में क्या गिवन है? फिर से ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लेते हैं थीटा, रफनेस क्वेश्चन में गिवन है 1/2, यहां है एक सिलेंडर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड और जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में है। इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? फाइंड द
रेशियो ऑफ डायामीटर टू इट्स हाइट। यानी अगर इसका रेडियस r हो, डायमीटर कितना होगा 2r, इसकी हाइट h हो, तो हमें डायामीटर यानी 2r और हाइट का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन में होगी तो mg sin थीटा के करस्पॉन्डिंग इधर लग रहा होगा fs मैक्स, वो होता है एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था आपको। तो अगर ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन में है तो पक्का है ये एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर *1। अब अगर ये जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में है तो मैंने बताया था कैसे इसकी कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। mg की एक्शन लाइन पक्का है कहां से पास होगी? इस कॉर्नर वाले पॉइंट से। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल वो एंगल भी है एंगल ऑफ रिपोज होने के साथ साथ जिस पर्टिकुलर एंगल पे ये इसके अबाउट टॉपल करने ही वाला है। तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस ट्राइंगल में आपको tan थीटा ले लेना है। तो tan थीटा अगर आप लोगे फिगर में तो क्या मिलेगा हमें? tan थीटा इज इक्वल्स टू होगा r डिवाइडेड बाई h/2। r डिवाइडेड बाई ये लेंथ, वो होगा हाइट का आधा, यानी यहां से हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2r/h। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर *2। इक्वेशन नंबर *1 और *2 का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, हेंस 2r/h विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू। और देखो ये 2r/h यही तो डायमीटर और हाइट का रेशियो है, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो यहां से 2r/h की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू के इक्वल, म्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1/2। ये होगा हमारा आंसर। इसको चाहे तो आप डायमीटर डिवाइडेड बाई h भी लिख सकते हो। इसका रेशियो कितना है? 1/2। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना। ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है कितना? म्यू। इस पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप का एक लैमिना रखा है। लैमिना मतलब जैसे लकड़ी का पटरा होता है ना, वैसा ही समझ लो, एक ट्रायंगुलर शेप का आपने काटा और इस पे ऐसे रख दिया। अब इसमें इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है F। तो क्या होगा? ये टॉपल भी कर सकता है, ये स्लाइड भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रफनेस। ऐसा भी हो सकता है कि स्लाइड पहले कर जाए, टॉपलिंग ना करे, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल कर जाए और स्लाइड ना करे। तो इसका जो साइड का लेंथ है वो क्वेश्चन में A गिवन है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा? 60। ये भी 60, ये भी 60। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइंड कंडीशन ऑफ स्लीपिंग बिफोर टॉपलिंग। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन ए है म्यू की वैल्यू लेस देन 1/√3। ऑप्शन बी म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1/√3। ऑप्शन सी है म्यू की वैल्यू लेस देन 2/√3। ऑप्शन डी म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 2/√3। यानी म्यू रफनेस कैलकुलेट करके बतानी है जिससे क्या हो? स्लीपिंग पहले हो जाए, टॉपलिंग ना हो। तो चाहे तो वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, लगाओ दिमाग, देखो सॉल्व कर पाते हो या नहीं। इसको चलो आराम से सॉल्व करते हैं, एकदम धीरे धीरे बेसिक्स से। ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना है तो इसका जो वेट एक्ट करेगा वो एकदम सेंट्रॉयड पे होगा। सेंट्रॉयड समझते हो? मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहीं से एक्ट करेगा इसका वेट mg, उसको सीधे सीधे w लिख देते हैं। तो वेट एक्ट किया W वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो जैसा ही आप इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे, इधर लगना शुरू हो जाएगा क्या? Fs। साथ ही साथ क्या होगा? एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी। इस पॉइंट के अबाउट इस W का टॉर्क है 0, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज, दोनों मिलके इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। बट अगर ये अभी नहीं घूम रहा है तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होने के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब
इन दोनों के क्लॉकवाइज टॉर्क को किसी न किसी फोर्स का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस करेगा। तो ये W तो हमेशा यहीं से एक्ट करेगा। इनके क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शिफ्ट होगा। अब ये यहां कहीं से लगेगा। फिर फोर्स की अगर हम वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो ये Fs भी बढ़ता चला जाएगा। फोर्स की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जब इतनी बढ़ जाएगी कि Fs बढ़ते बढ़ते Fs मैक्स तक पहुंच जाएगा। तो जब ये Fs मैक्स पे पहुंचेगा तो वही वो सिचुएशन होगी जब ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन में होगी। तो सॉल्यूशन में लिखा जाए फॉर जस्ट अबाउट टू स्लाइड F must be equal to what? Fs max. F is equals to Fs max का फॉर्मूला mu into n। n की वैल्यू mg के इक्वल होगी या वेट के इक्वल होगी। अब चाहे नॉर्मल रिएक्शन यहां से एक्ट करे, चाहे यहां से एक्ट करे, चाहे यहां से एक्ट करे, होगा वो इस w के इक्वल। तो mu into w ही लिख देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर *1। इसमें फोर्स की जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है? ये वो पर्टिकुलर वैल्यू है जब ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। फोर्स की वैल्यू जैसे ही इसे थोड़ी सी भी बढ़ेगी ये बॉडी इस पे से स्लिप करने लगेगी, फिसलने लगेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। अब इसमें देखा जाए फॉर जस्ट अबाउट टू टॉपल। जस्ट अबाउट टू टॉपल के लिए क्या होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते होते जब एकदम इस कॉर्नर पे पहुंच जाता है तब ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिपिंग वाली कंडीशन में आती है। तो अगर इस ए पॉइंट के अबाउट हम इसका टॉपलिंग देखें तो ए पॉइंट के अबाउट इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0। अब जरूरी नहीं कि Fs मैक्स ही लग रहा होगा, हो सकता है रफनेस ज्यादा हो तो ये सिंपल Fs लग रहा हो, बट जो भी फ्रिक्शन लगेगा उसका टॉर्क 0 होगा। F का टॉर्क कैसा आएगा? क्लॉकवाइज, और इस W का टॉर्क कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये टॉपल करने ही वाला है तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क अभी भी बैलेंस होगा, बट जैसे ही इस फोर्स की वैल्यू को आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे इसका क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा हो जाएगा और ये इस ए पॉइंट के अबाउट ऐसे टॉपल करना शुरू कर देगा। तो अभी भी टॉपलिंग हो नहीं रही है, जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन है, तो हमें टॉर्क बैलेंस करना होगा। तो F का टॉर्क कैसे निकालेंगे? फोर्स की एक्शन लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। ये कैसे निकालेंगे? ये A होगा तो ये भी A होगा। ये एंगल कितना है? 60। A cos 60, ये आएगा A sin 60। तो फॉर जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में फोर्स का टॉर्क आया फोर्स इंटू डिस्टेंस आया A sin 60 इज इक्वल्स टू वेट के टॉर्क से ये बैलेंस होगा। वेट का टॉर्क होगा फोर्स वेट यानी W, और इस W की एक्शन लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होगा बेस का आधा यानी कि A/2। F इंटू A √3/2 इज इक्वल्स टू W इंटू A/2। A/2 से A/2 कैंसिल, यहां से हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू W/√3। ये फोर्स की वो वैल्यू है जिसपे बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में आ जाती है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड कंडीशन किस चीज का? स्लीपिंग बिफोर टॉपलिंग का। तो अगर आप चाहते हो कि स्लीपिंग पहले ही हो जाए, टॉपलिंग ना हो, तो ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। सपोज ये वैल्यू है 10 न्यूटन और ये सॉल्व करने पे आया 15 न्यूटन। आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते तो 10 न्यूटन तक वो पहले पहुंचेगा, और जैसे ही 10 न्यूटन पहुंचेगा ये बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन में आ जाएगी। जैसे ही फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ेगी ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, टॉपलिंग नहीं होगा, क्योंकि टॉपलिंग होने के लिए फोर्स जब 15 न्यूटन तक पहुंचेगा तब टॉपलिंग होगी। तो जो भी चीज होनी चाहिए, जिसकी भी कंडीशन निकालनी है, उसकी वैल्यू को छोटी करोगे तो वो पहले पहुंचेगा। तो इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? फॉर कंडीशन ऑफ स्लीपिंग बिफोर टॉपलिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू यानी μW मस्ट बी लेस देन व्हाट? W/√3। W से W कैंसिल, फाइनली क्या मिलेगा? μ लेस देन 1/√3। अगर μ की वैल्यू 1/√3 से छोटी हुई, कम हुई, तो रफनेस उतना सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो स्लाइडिंग पहले होगी और टॉपलिंग बाद में होगी, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग अपना घर शिफ्ट करते हैं, किसी का ट्रांसफर हो गया या
कोई भारी भरकम सामान ट्रक में भर के एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहा है। मान लीजिए आपके ही फादर की पोस्टिंग कहीं और हो गई, आपने घर चेंज करना है। अब आपने क्या करा कि एक बड़ा सा ट्रक मंगाया और उस ट्रक में अपना एक फ्रिज या आलमीरा रखा। तो ये है, इसे मान लेते हैं ट्रक है ये। यहां आपने रखी एक अलमारी। ध्यान देना, बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं। इस अलमारी का बेस लेंथ कितना है, ए मान लेते हैं। हाइट कितना मान लिया जाए, एच मान लिया जाए। अब आपने इसको समझाया कि भाई देख, पीछे मैंने अपना आलमीरा रख दिया है, अब तुझे लेके जाना है। अब ये आराम से गुटका उटका खा के आपकी बात सुन रहा है। अब इसने क्या किया, अपना ट्रक स्टार्ट किया और खूब तेजी से एक्सेलरेशन लिया। अगर ये बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगा तो मे भी ऐसा पॉसिबल है कि आपकी जो अलमारी है वो ऐसे टॉपल करके पीछे गिर जाए। अब आपने देखा कि अरे ये तो टॉपल करके पीछे गिर गया। अब आपकी इससे लड़ाई होने लगी। तो अब हमें समझना है कि यहाँ पे फिजिक्स क्या इन्वॉल्व है, कैसे ये पीछे की तरफ टॉपल कर जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा आपने देखा होगा रियल लाइफ में। वही सिचुएशन लेते हैं और देखते हैं इसमें फिजिक्स कैसे काम करती है। जैसे ही ये आगे एक्सेलरेट होगा, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए। अब अगर हम इस पॉइंट के अबाउट समझाने के लिए आपको थोड़ा सा आलमीरा बड़ा बना देते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। ये है हमारी आलमीरा। इसका जो भी मास होगा उसके हिसाब से इसका वेट एक्ट करेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम इस ए पॉइंट के अबाउट इस आलमीरा को देखें तो जैसे ही ये एक्सेलरेट होगा, हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी एक्सेलरेटिंग होगा। सूक्ष्म रूप धारण करो, एंटमैन बन जाओ और एंटमैन बन के पहुंच जाओ कहां, ए पॉइंट पे। तो सिंस ये ट्रक एक्सेलरेटिंग है इसलिए आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कैसा होगा, एक्सेलरेटिंग। तो सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ हमें अब इस पे एक सूडो फोर्स भी लगाना होगा। जिसको देखा उसका मास, जहां से देखा उसका एक्सेलरेशन, यही पढ़ाया था मैंने सूडो फोर्स में। तो जैसे ये सूडो फोर्स लगेगा, इधर फ्रिक्शन भी लगेगा। मान लो फ्रिक्शन में रफनेस सफिशिएंट है, मतलब ये स्लाइड नहीं हो रहा है, यहां हमें टॉपलिंग की कंडीशन देखनी है। तो यहां क्या लगा, Fs। और जैसे इस पे Ma लगेगा इस पॉइंट के अबाउट, अब देखो ध्यान से जरा, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क आएगा ऐसे क्लॉकवाइज और इस Ma का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। इस A पॉइंट के अबाउट Fs का टॉर्क 0, mg का टॉर्क क्लॉकवाइज और Ma का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ ना तो ऐसा भी हो सकता है कि इस Ma के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से ये जो आपका आलमीरा है वो ऐसे टॉपलिंग करना शुरू कर दे। टॉपलिंग करेगा तो फिर नॉर्मल एक्शन कहां से पास होगा, यहां से पास होगा। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब देखो इसमें अगर टॉपलिंग के बारे में हम सोचें और अभी मान लो ये टॉपल करने ही वाला है, ये समझ में आ रहा है कि Ma की वजह से इसमें टॉपलिंग पॉसिबल है, टॉपलिंग हो सकती है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ या एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अलमीरा पीछे की तरफ टॉपल कर जाए। तो मान लो इसने कई सारे एक्सेलरेशन दिए, एक बार एक्सेलरेशन हल्का सा दिया, फिर और ज्यादा तेज दिया, फिर और ज्यादा तेज दिया। अगर वैसी कंडीशन है तो इसका टॉर्क क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो अगर ये जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में आ जाए तो क्या होगा, Ma का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो बैलेंस हो रहा होगा किससे, mg के क्लॉकवाइज टॉर्क से। अगर वो कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करें तो Ma का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, फोर्स की एक्शन लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हाइट हमने कितनी ली थी, h, ये हमने कितना लिया था, a। ये कितना होगा, h/2 इज इक्वल्स टू इस mg का टॉर्क कितना होगा, फोर्स mg इंटू फोर्स की एक्शन लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आएगा a/2। 2 से 2 कैंसिल, m से m भी कैंसिल। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिलेगी g/a/h। अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हुआ, इफ a greater than g/a/h, देन
बॉडी विल डेफिनेटली टॉपल। तो एक्सेलरेशन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो अब अगर आपका कभी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता है या घर शिफ्ट होता है, सामान वामान आपको ले जाना है, तो अगर ट्रक के पीछे आप इस तरह से अलमारी रखेंगे तो पहले ये कैलकुलेट कर लेना, G/A/H जितना भी आएगा ड्राइवर को बता देना कि भाई एक्सेलरेशन तू इससे कम ही रखना, एक्सेलरेशन आराम से लेना ताकि ये बॉडी इसके अबाउट टॉपल ना करे। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको। एक्सेलरेशन की एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, ये अलमीरा जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा पीछे की तरफ टॉपल कर जाएगा। इससे रिलेटेड आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जैसे फ्रेंड मान लीजिए आपका बाइक चला रहा है, वो आगे बैठा है, आप पीछे बैठ के अपने हाथ पे एक पानी से भरी बोतल इस तरह से रख लेना और बोलना उसको कि थोड़ा सा अच्छा खासा एक्सेलरेशन से बाइक को एक्सेलरेट करे। बाइक को स्टार्ट करा, क्लच दबाया, पहला गियर लिया और थोड़ा एक्सेलरेशन ज्यादा करके क्लच को छोड़ा, तो आप देखेंगे जैसे ही स्पीड में आपकी बाइक आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी, आपका ये जो बॉटल है वैसे पीछे की तरफ टॉपल करके गिर जाएगा। उसमें भी सेम यही फिजिक्स काम करेगी। तो फिजिक्स पढ़ने का मतलब यही है कि आप अपने अगल बगल होने वाले इवेंट्स को एक्सप्लेन कर पाओ। कोई 9th-10th का बच्चा अगर आपसे पूछ दे कि भैया ये बताओ कि बाइक आपने स्टार्ट करी और ये पीछे की तरफ लुढ़क क्यों गया, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट फेनोमेना। फिजिक्स पढ़ने का ये मतलब होता है। तो अपने आसपास देखो कितनी फिजिक्स बिखरी पड़ी है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं कि बाइक वाइक के स्टंट्स वगैरह कैसे होते हैं। बाइक के साथ स्टंट किया है कभी? बाइक में कई तरह के स्टंट्स होते हैं, आपने बाइक के एडवर्टाइजमेंट में भी स्टंट्स को देखा होगा। तो आइए उसमें देखते हैं कैसे टॉपलिंग होती है। बाइक स्टंट्स, इसको व्हीली भी कहते हैं। देखो इसमें एक बाइक बनाना होगा, पता नहीं कौन सी बाइक है ये, ऐसे ही मान लेते हैं ना, कोई सी बाइक है अपनी। इस पे बैठे हो आप इस तरह से, पीछे भी बैठा दें किसी को, अभी सिंगल ही रहो तो ज़्यादा सही है ना, थोड़ा पढ़ लो फिर ये सब काम करने के लिए ज़िंदगी है। अब देखो ध्यान से, आपने बाइक स्टार्ट करा, और बाइक स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट गियर में डाला और आप एकदम तेजी से एक्सेलरेशन लेके, है ना, स्पीड देके उसको, और क्लच छोड़ने वाले हो आप, तो बाइक बहुत तेजी से एक्सेलरेट होती है आगे। बाइक का बहुत तेजी से एक्सेलरेशन मिलता है बाइक को, मान लेते हैं ए आगे की तरफ। इस बाइक और आपका मिलाकर कंबाइंड जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मान लेते हैं यहां है, यहां से वेट एक्ट करेगा कैपिटल mg वर्टिकली डाउनवर्ड। इस कैपिटल M में आपका भी मास इंक्लूडेड है और इस बाइक का भी मास इंक्लूडेड है। अब सोचो जरा, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट इसमें लगने वाले फोर्सेस को देखें और टॉपलिंग पर थोड़ा सा विचार करेंगे कैसे इसमें टॉपलिंग पॉसिबल हो सकती है। तो इस पॉइंट के अबाउट जैसे ही एक्सेलरेट होगा, अगर इस पॉइंट के अबाउट हम इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, तो हमें पीछे की तरफ सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ एक और फोर्स लगाना होगा, क्या? सूडो फोर्स। मास जिसको देखेंगे उसका, जहां से देखेंगे उसका एक्सेलरेशन। mg नीचे लगा, एक नॉर्मल एक्शन यहां लगेगा, एक नॉर्मल एक्शन यहां लगेगा, और साथ ही साथ फ्रिक्शन भी लगेगा, पीछे लगा फ्रिक्शन। अब सोचो जरा, इस पॉइंट के अबाउट इसका जो टॉर्क है वो कैसा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका जो टॉर्क है वो कैसा रहा है? क्लॉकवाइज। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो तो इस ma का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इतना ज्यादा आ जाए कि ये पूरा सिस्टम, यानी बाइक प्लस आपका जो सिस्टम है, वो इस पॉइंट के अबाउट ऐसा टॉपल कर जाए, यानी अगला पहिया उठ जाएगा और पूरा नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा कहां पे? यहां पे। नॉर्मल रिएक्शन अगर यहां से पास होगा तो इसका भी टॉर्क जीरो, एफ यहीं से पास हो रहा है, इसका भी टॉर्क जीरो। अगर हम सिर्फ टॉर्क बैलेंस करें, यानी अगर ये सिस्टम जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में हो, कैसी कंडीशन में? जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में, तो ma का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस हुआ किससे? mg के क्लॉकवाइज टॉर्क से। लेकिन ये जो बॉडी है वो जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में है, यानी एक्सेलरेशन अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर क्या होगा? ये अगला पहिया ऐसे उठ जाएगा और ये ऐसे टॉपल करना शुरू कर देगा। तो अगर जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में हो, इफ द बाइक
is in just about to topple condition, तो क्या होगा? इस ma का टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? ma इंटू फोर्स की एक्शन लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को h मान लेते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, h ले लेते हैं। ma इंटू एच इज इक्वल्स टू होगा इस mg के क्लॉकवाइज टॉर्क के mg इंटू ये डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगी। इस डिस्टेंस को अगर ये पूरा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की लेंथ को 2l मान लिया जाए या l मान लिया जाए तो ये डिस्टेंस आधी यानी l/2 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा l/2। m से m कैंसिल, यहाँ a की वैल्यू हमें मिलेगी g l/2h। अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हुआ तो फिर ये जो स्टंटमैन है वो अपना स्टंट करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, ये अगला पहिया उठ जाएगा और ये टॉपल कर जाएगा। क्या चाहते हो, रियल लाइफ में ऐसे टॉपलिंग हो या ना हो, दोनों केस ले लेते हैं। जो स्टंट्समैन होते हैं वो तो यही चाहेंगे कि उनका बाइक इस तरह से एक्सेलरेट करे कि टॉपलिंग हो। तो अगर आप चाहते हो कि टॉपलिंग हो तो एक्सेलरेशन मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन g l/2h। सोचो बाइक के लिए अगर ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये छोटी होगी तो उसको अचीव करना आसान होगा। वैल्यू सपोज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपका जो भी बाइक है उसमें जो भी इंजन लगा है वो जितना पावर प्रोड्यूस कर सकता है उससे आप आराम से उतना एक्सेलरेशन अचीव कर ले जाओगे। तो ये वैल्यू अगर आप चाहते हो कि उसकी अमाउंट छोटी हो तो इस वैल्यू को अगर छोटा बनाना है तो क्या कर सकते हैं, या तो L को छोटा किया जाए। L को छोटा करने का मतलब कि बाइक ऐसी हो, तो ऐसा बाइक तो बनाना पॉसिबल नहीं कि बहुत छोटी सी बाइक हो। L हम प्रैक्टिकली चेंज नहीं कर सकते। हाँ, H की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो भी ये पूरी वैल्यू कैसे आएगी, छोटी होगी। और अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो उसको अचीव करना, वहां तक पहुंचना, वहां तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना आसान होगा। H की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये पॉइंट थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग स्टंट करते हैं वो कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं। सीट पे खड़े होने से क्या होता है, ये पॉइंट और ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये पॉइंट और ऊपर शिफ्ट होगा तो जो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू घट जाएगी और उसको आराम से आप एक्सेलरेट करके अपने बाइक को प्रोड्यूस कर ले जाओगे। तो ये समझ में आ रहा है इसमें कैसे टॉपलिंग हो रही है। कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हम लोगों ने पढ़ा है बस उसी के एप्लीकेशन है। और ये वो वैल्यू है, इससे अगर ज्यादा होगी तो टॉपलिंग होगी, इससे अगर वैल्यू कम होगी तो टॉपलिंग नहीं होगी। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक यही चीज एक बार और होती है। सपोज ये बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है ये बाइक वाला। अच्छा, इसमें क्या है कि हम लोग जब अपने 11th-12th में थे तो हम लोग क्लास में एक बहुत ही हरामी लौंडा था, उसका नाम था बबलू। वो क्या करता था, रेसिंग वाली जो बाइक होती है वही बाइक थी उसके पास। वो जब छुट्टी होती थी और लड़कियां निकलती थी ना, तो कॉलेज में गेट के बाहर अपना बाइक स्टार्ट करके रखता था। जैसे उधर से लड़कियां आती थी एकदम स्टाइल में बाइक को ऐसा एक्सेलरेट करके क्लच छोड़ता था और उसकी बाइक एकदम ऐसे अगला वाला पहिया इतना ऊपर उड़ जाता था और स्टंट करके, स्टंट दिखा के, स्माइल करके फिर जाता था आगे। पर एक दिन क्या किया, शायद उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी, उसने एक्सेलरेशन इतना ज्यादा दे दिया कि बाइक एकदम ऐसे हो गई, एकदम ऐसे वर्टिकल। आदमी यहां, तो बाइक अगर इस तरह से हो जाएगी और आप इसमें यहां पे रहोगे तो क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट आपका जो mg का टॉर्क होगा वो ऐसे आएगा और ये पूरा इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में वो टॉपल कर गया। फिर वो आ गया नीचे और बाइक आ गई उसके ऊपर। फिर पता है अगले दिन से क्या हुआ, अगले दिन से वो साइकिल से आया। तो इसीलिए स्टंट वगैरह बहुत ध्यान से करना चाहिए। ध्यान से करने का मतलब नहीं ही करना चाहिए, है ना। डिस्क्लेमर, स्टंट घर पे ट्राई ना करें। इसमें देखो एक टॉपलिंग और हो सकता है। कैसे, अगर ये बाइक वाला बहुत स्पीड से आ रहा है, सपोज कोई बाइक वाला बहुत हाई स्पीड से जा रहा है और अचानक वो ब्रेक मारता है, तो ब्रेक मारेगा तो पिछला वाला पहिया ऐसे उड़ जाएगा, यानी अगले वाले पहिए का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रोड के साथ, उस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो टॉपलिंग होने की पॉसिबिलिटी क्यों है और एक्सेलरेशन या ब्रेक मारने पे जो डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितने होने पे टॉपलिंग होगी, उसको भी आप आराम से एनालाइज कर सकते हो। चाहे तो इसकी व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद कर सकते हो। फिर से ऐसे ही बाइक ले लेते हैं। मान लेते हैं आप इस तरह से बैठे हो
और आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई वेलोसिटी। अब आपने क्या किया, ब्रेक मारा। ब्रेक मारने पे जो फोर्स लगेगा वो इधर होगा, या एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन का काम करेगा वो वेलोसिटी के अपोजिट होगी, उसी से स्पीड कम होगी। अब अगर हम इस पॉइंट के अबाउट सोचें तो यहां से वेट एक्ट करेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, सूडो फोर्स अब की बार इस डायरेक्शन में लगेगा एक्सेलरेशन के अपोजिट, m इंटू ए, फ्रिक्शन लगेगा यहीं से पास होगा। अगर इसके अबाउट हम टॉर्क देखें तो जीरो ही होगा, नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क जीरो होगा। अगर सिर्फ इन दोनों के टॉर्क के बारे में हम सोचें तो mg का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, बट इस ma का टॉर्क है क्लॉकवाइज। इस पॉइंट के अबाउट ये ma का फोर्स इसको ऐसे टॉपल करवाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, मतलब एक्सेलरेशन का मतलब डी एक्सेलरेशन, जो ब्रेक मारने के बाद रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हुई, यानी बहुत अचानक से आपने ब्रेक मार दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पिछला वाला पहिया उठ जाए और इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे टॉपल कर जाए। तो अगर जस्ट अबाउट टू टॉपल की कंडीशन है तो उसमें क्या करेंगे, फिर से इसका टॉर्क ma फोर्स की एक्शन लाइन की इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, हाइट ले लेते हैं h, इज इक्वल्स टू mg का टॉर्क, mg में फोर्स ये और ये डिस्टेंस वही l ले लेते हैं, m से m कैंसिल, a की वैल्यू हमें मिलेगी g l बाई h, l लो या l बाई 2 लो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी डिस्टेंस होगी वो पुट कर लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर इससे ज्यादा हुई g l बाई h, जो कि प्रीवियस वैल्यू के ही इक्वल आ रहा है, तो क्या होगा, अगर इतना आपने ब्रेक मार दिया और इतना रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ तो फिर इस पॉइंट के अबाउट आपका जो पूरा बाइक है वैसे टॉपल कर जाएगा, पिछला वाला पहिया उड़ जाएगा और आप आ जाएंगे हवा में ऐसे। तो एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यूज होती हैं, रिटार्डेशन की भी कुछ वैल्यूज होती हैं, उसके भीतर ही हमें एक्सेलरेट करना चाहिए और उसके भीतर ही हमें ब्रेक मारना चाहिए। कुल ले दे के कहानी का सार ये है कि बाइक चलाते समय आराम से, पहली ये बात तो लिमिटेड स्पीड में बाइक चलानी चाहिए, कभी भी बाइक को भगाना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी खाली सड़क क्यों ना हो, आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। फिर एक्सेलरेट करो तो भी आराम से करो और ब्रेक मारो तो भी आराम से करो, नो मैटर आप बाइक चला रहे हो कि आप कार चला रहे हो। और टर्निंग ट्रैक्स पे तो हम लोगों ने पढ़ाई है कि वहाँ तो बहुत स्पीड कम करके आराम से अपनी बाइक को या साइकिल को या अपनी कार को मोड़ना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब इसमें बस एक लास्ट चीज और बची है, वो है कार की टॉपलिंग। कार की टॉपलिंग भी आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है। कैसा ट्रैक है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में हम लोगों ने पढ़ा था कि बैंकिंग ऑफ रोड भी किया जाता है, बाहर वाले सिरे को भीतर वाली सिरे की अपेक्षा से उठाया जाता है, वैसा केस नहीं है। और सपोज एक कार है, ये कार इधर इधर नहीं जा रही है, कार का सामने से व्यू लिया गया है और ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है इस डायरेक्शन में। यहां कहीं सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है। अगर हम इस वाले पॉइंट के अबाउट देखें तो इस पे एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना होगा? mv² डिवाइडेड बाई r, जहां r क्या है? r है इसके सर्कुलर ट्रैक की रेडियस। mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, साथ ही साथ फ्रिक्शन भी लगेगा इस पॉइंट के अबाउट, उसका टॉर्क 0 और नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क 0। शुरू में नॉर्मल रिएक्शन यहां और यहां दोनों टायरों पे लगेगा, इनफैक्ट चारों टायरों पे लगेगा। बट अगर सोचो जरा, आपकी स्पीड ज्यादा है, एक बार आपने हल्के स्पीड से सर्कुलर ट्रैक को पार किया, एक बार स्पीड आपकी बहुत ज्यादा है, तो अगर स्पीड आपकी v ज्यादा होगी तो v ज्यादा होने से ये mv²/r भी ज्यादा होगा, इस पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क भी ज्यादा होगा, इस पॉइंट के अबाउट mv² का जो टॉर्क है वो इसको ऐसे टॉपल करवाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर v ज्यादा होगा तो ये फोर्स भी ज्यादा होगा, इसका टॉर्क भी ज्यादा होगा। तो इसका अगर टॉर्क ज्यादा होगा तो मे बी पॉसिबल कि ये वाला पहिया ऐसे उठ जाए, कार ऐसे टिल्ट हो जाए, इसी को बोलते हैं कार की टॉपलिंग हो गई। उस केस में क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ यहीं से पास होगा, उसका भी जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा? 0। तो अगर जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन को हम लें तो क्या लिखेंगे? mv²/r का टॉर्क बैलेंस होगा किससे? mg के टॉर्क से। mv²/r का टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? mv²/r फोर्स हो गया और यहां से ये डिस्टेंस h मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू mg।
इनटू इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको क्या मान लिया जाए, इसको एल मान लेते हैं। एम से एम निपट गया, यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा जी एल आर बाई एच। वी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट आर जी एल बाई एच। तो ध्यान रहे, क्या चाहते हो, टॉपलिंग हो कि ना हो? यहां हम यही चाहेंगे कि टॉपलिंग ना हो। ऐसा स्टंट तो कोई करता भी नहीं है, बहुत ही रिस्की स्टंट हो सकता है, और पहाड़ों वगैरह पे तो एक तरफ खाई होती है, वहां अगर आप ऐसा स्टंट करेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सब्जी पूड़ी बटी। तो क्या होना चाहिए, फॉर टॉपलिंग, फॉर ऐसे लिख देते हैं, टू एवॉइड टॉपलिंग, आपकी जो स्पीड है वो छोटी होनी चाहिए रूट ओवर आर जी एल डिवाइडेड बाई एच से। क्या समझे? आपका जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, आर जी एल डिवाइडेड बाई एच से छोटा होना चाहिए, तब आपकी टॉपलिंग नहीं होगी। कुल मिला जुला के कहानी का सार यहां भी यही है कि सर्कुलर ट्रैक पर अगर आप मोड़ रहे हैं तो आराम से स्पीड को कंट्रोल करके मैनेजेबल स्पीड में आप आराम से अपनी कार को मोड़िए। तो इस वीडियो में ही रहने देते हैं। आई होप टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। याद रखना, वीडियो नंबर 6 प्लस वीडियो नंबर 7 जब आप देखोगे पूरा एक बार में बिना मिस किए, तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तब तक पढ़ते रहना।